हेलो फ्रेंड्स, आई अगेन वेलकम यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सरस्वती एकेडमी। जैसा कि दोस्तों हम लगातार वॉइस पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस से जुड़ी हुई हमारी 3 वीडियो आई और आज हम वॉइस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले, हमारे पार्ट 4 को शुरू करने से पहले मैं उन सभी बच्चों का, उन सभी दोस्तों का, उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, जो होमवर्क्स आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको कर रहे हैं, लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। देखिए, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे गुलाब सिंह जी ने लिखा बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड। थैंक यू गुलाब जी, काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के। रितु शर्मा जी, वो लगातार हमारी हर वीडियो में जो छोटी मोटी कमियां भी रह जाती हैं, टू एरर इज ह्यूमन, उसके बारे में भी बताती हैं, होमवर्क भी करती हैं। इसके लिए हम उनका थैंकफुल हैं, धन्यवाद करते हैं उनका, पूरी एकेडमी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर तरुण गाहल्यान जी ने कहा कि सर आप पूरा ग्रामर करा दो। तरुण जी, मैं 100% ग्रामर पूरी कराऊंगा और आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। आप हर एक वीडियो को फॉलो कीजिए। और भी काफ़ी साथी हैं, पीयूष कौशिक जी हैं, संदीप कैद जी हैं, अशोक जागलान जी हैं, और भी काफ़ी साथी हैं, मोनू गहल्यान जी हैं। तो मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वॉइस पे। वॉइस में हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले हमने पढ़े जनरल सेंटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों सेकंड जो हमारा पॉइंट था, डू डज डिड वाले सेंटेंस। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा जहां पर 2 ऑब्जेक्ट हों। अच्छा, मैंने 2 ऑब्जेक्ट में आपको एक कंसेप्ट बताया था, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब वाला, और वो मैंने आपको बोलकर तो समझा दिया था, लिखते समय मैं उसको उल्टा लिख गया। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा लिखवा देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज होता है, का वॉइस चेंज हो सकता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज नहीं होता। वॉइस चेंज नहीं होता। ये कंसेप्ट था, ये मैं उल्टा लिख गया था वहां पर कि ट्रांजिटिव का नहीं होता और इनट्रांजिटिव का होता है। आप इसको एक बार ठीक कर लेंगे, अगर किसी ने पिछली वीडियो से नोट्स बनाए हैं तो वो इसको थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पर। 4th पॉइंट में हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिनमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता। देखिए, कंसेप्ट को समझना एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो पूरे का पूरा वॉइस केवल 2 शब्दों में ही खत्म हो जाता है, बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे 2 शब्दों से ही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि पेपर में आप 5 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं, वो मैं सेकंड वीडियो में आपको बता चुका हूं। फिर मैंने एक कंसेप्ट के ऊपर जिक्र किया था कि जहां पर 2 ऑब्जेक्ट हों। अब हम बात करेंगे जहां पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगता। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की, और इस वीडियो में हम यहीं तक सीमित रहेंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेज के वॉइस चेंज करेंगे, और फिर हमारे कुछ एक्सेप्शंस होंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं कंसेप्ट पर आता हूं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लगातार आप आज तक सुनते आए हैं कि हु को बाय हुम में बदला जाता है। पर क्यों बदला जाता है आज देखेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखिए दोस्तों, अगर किसी काम से, काम का मतलब यहां प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशन से
जुड़ा हुआ व्यक्ति वही काम कर रहा है, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट से बनता है, सब्जेक्ट से बना हुआ, बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। ये क्या बात हुई सर? जैसे मैं आपके सामने टीचर हूं, टीचर का काम होता है पढ़ाना, और कोई भी इंसान जो ऐसे सामने व्हाइट बोर्ड रख के और क्लासरूम में आपको पढ़ाता हुआ दिखेगा तो आप उसको टीचर ही मानेंगे। अगर टीचर पढ़ा ही रहा है, जैसे ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना और ड्राइवर गाड़ी ही चला रहा है, डॉक्टर का काम है इलाज करना और वो इलाज ही कर रहा है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति का अगर कोई काम है और वो वही काम कर रहा है, दोबारा सुनिए, अगर किसी काम से, किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही काम कर रहा है तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा उस चीज पर जोर लगाने का कभी नहीं कहती जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, यह सेंटेंस लिख दिया। अब टीचर का काम टीचिंग ही तो है, यानी इस काम को करने वाला व्यक्ति टीचर है और ये यही काम कर रहा है, तो आपको बाय प्लस टीचर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा ड्राइवर ड्राइव्स ए कार। अब ड्राइवर का काम है ड्राइव करना और ये ड्राइव ही कर रहा है, तो आपको बाय प्लस ड्राइवर लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं लिखता हूं मोहन ड्राइव्स ए कार, अब मोहन का काम कोई जरूरी नहीं है कि वो ड्राइव करना हो, मोहन का काम तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर बाय प्लस मोहन आपको लिखना पड़ेगा। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, अगर किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति उसी काम को कर रहा है या करता है या कर रहा होगा या करेगा, रहा होगा नहीं, करेगा। देखिए, अक्सर यह कहा जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वॉइस चेंज नहीं होते। लेकिन कुछ बुक्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऐसी भी मिलेंगी, कुछ रेफरेंस बुक ऐसी भी मिलेंगी जिसमें यह लिखा हुआ है कि इनका भी वॉइस चेंज हो सकता है, और उस बुक के अंदर भी आगे रेफरेंस बुक लिखे के नाम लिखे मिलेंगे। तो लिखने वाला अपने व्यू लिख सकता है। अब मैं चेंज करते हैं इसको कि कैसे ये चेंज होगा, बड़े ध्यान से देखना। मैंने शुरू में लिखा इंग्लिश, उसके बाद मैंने लिखा, जनरली कुछ समय के लिए मैं लिख देता हूं बाय टीचर, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब यहां पर है इज, तो इंग्लिश भी सिंगुलर है, इज ही रहेगा। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दो पार्ट में तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे। यहां पर आ जाएगा बीइंग, बी की फोर्थ फॉर्म, और यहां पर आ जाएगा टॉट। अच्छा, जिस विद्यार्थी को अभी ये नहीं पता चला कि ये बीइंग कहां से आया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहली वीडियो देखकर आए, तभी आपको ये पता चलेगा कि बीइंग और टॉट का। अब मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं ये कि बीइंग और टॉट कैसे आया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा पहली वीडियो का कंसेप्ट ये था कि दो शब्दों में वॉइस खत्म। अब देखिए बड़े ध्यान से, हमें क्या जरूरत नहीं है, हमें ये बाय टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो किसी न किसी के द्वारा तो पढ़ाई जा ही रही होगी, और ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ाने वाला टीचर ही होगा। तो अंग्रेजी ये कहती है कि उस चीज पे जोर ना लगाइए, जहां पर जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है वहां पर मत लिखिए आप। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ड्राइवर ड्राइव्स अ कार।
मैंने लिख दिया ए कार, लास्ट में आपने लिख लिया जनरली अपने आदत के हिसाब से बाय ड्राइवर। उसके बाद यहां पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड नंबर पे। सेकंड पे है तो कभी भी बी नहीं आ सकता। क्या आएगा? इज आर एम। मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक तरफ बी की फॉर्म इज और एक तरफ इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। अब आपको बाय ड्राइवर लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई सभी को? तो आप बताया करें, आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि सर समझ आया, क्योंकि और तो कोई जरिया अभी है नहीं हमारे पास। अभी और कोई जरिया नहीं है कि मैं कैसे समझूं कि आप लोगों को समझ आ गया। आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि सर अगर समझ आया है तो समझ आया, और कहीं डाउट है तो डाउट है सर। मुझे खुशी होगी ये चीज जानकर। नेक्स्ट देखिए, ये वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहां ड्राइवर की जगह मोहन लिख दिया जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे चेंज करेंगे? हम चेंज करेंगे, मोहन को लिखेंगे बाय मोहन, और बाकी सेंटेंस जैसे आप चेंज करते हो वैसे ही आप चेंज करोगे। ए कार, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो पार्ट में, इज ड्राइवन, इज ड्राइवन। ये था आज का हमारा पहला कंसेप्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। बड़े ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, वो इसकी शायद मेरे हिसाब से 6 या 7 वीडियो आएंगे, 7 वीडियो के आसपास आएंगे। एक वीडियो प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा, तो आपको ये लगेगा कि विद इन 5 सेकेंड हर एक वॉइस को आप चेंज कर सकते हैं। पेपर में जाते ही अगर आपने वॉइस नहीं ढूंढा ना, तो मुझे कहना, पेपर में जाते ही सबसे पहले देखोगे वॉइस है कहां। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, और प्रैक्टिस भी किया करिए, प्रैक्टिस करें। आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे, और वहां से पीडीएफ में डाल दूंगा, आज डलवा दूंगा, मैं ये बोल दूंगा। तो वहां से आप उसको डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, और फिर वहां से क्वेश्चन कीजिए। और भी कोई भी आपको अगर कोई रेफरेंस बुक मिलती है जिसमें भी वॉइस हैं, आपको हर बुक में मिलेंगे ग्रामर की, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में डाउट आता है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखिए बड़े ध्यान से। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं लिख रहा हूं, जनरली मैं किसी कंसेप्ट पे लिखता नहीं, लेकिन यहां लिख रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, और इसको इंपॉर्टेंट मानिए भी, क्योंकि अब आपको पता चलने वाला है कि हम हु को बाय हुम में क्यों बदलते हैं। आज तक हम ऐसा क्यों करते आए हैं, क्या कारण है, उस कारण का आपको आज पता चलेगा। बड़े ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कोई बात नहीं, इंटेरोगेटिव नहीं समझ आता तो ये लिखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब हम उन सेंटेंसेज की बात करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको अभी मैं 3-4 सेंटेंसेज लिखूंगा, वो बड़े आसान लगेंगे। एक कंसेप्ट जब आएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, वहां मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिखा आर यू वाचिंग मूवी, ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने। आर यू वाचिंग मूवी, आर यू वाचिंग मूवी। तो इसको हम कैसे चेंज करें? अच्छा, यहां क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। आपने देखा सर इस सेंटेंस में ना सब्जेक्ट है यू, यू हमारा सब्जेक्ट है, और मूवी है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। पहली वीडियो में मैं बार बार बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट।
मैंने एक लाइन में 5 बच्चे खड़े कर दिए। मैंने कहा कि भाई जो लास्ट वाला बच्चा है वो पहले बच्चे की जगह चला जाइए, यानी लास्ट वाला है ऑब्जेक्ट और शुरू वाला है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह बदल लो, तो सब्जेक्ट उठ के पीछे चला गया और ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ गया। अब जो वो सब्जेक्ट है वो लाइन में दूसरे नंबर पे खड़ा है और ऑब्जेक्ट खड़ा है लास्ट में। अब फिर कहा मैंने कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लो। अब ऐसा थोड़ा होगा कि वो ऑब्जेक्ट आके पहले की जगह पे बैठ जाएगा, ऑब्जेक्ट आके दूसरी जगह पे बैठेगा जहां पर सब्जेक्ट था। यानी ये सब्जेक्ट अगर सेकंड नंबर पे है तो ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर पे ही आएगा, अगर ये सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे है तो ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे ही आएगा, अगर ये सब्जेक्ट फोर्थ नंबर पे है तो ऑब्जेक्ट फोर्थ नंबर पे ही आएगा। क्लियर हुई बात? देखो ध्यान से। नंबर का मतलब अगर सब्जेक्ट आपका 2-3 वर्ड्स का हो जाए जैसे राम एंड श्याम, तो फिर आप उसको एक ही काउंट करेंगे अगर नंबरिंग करनी है तो। देखो ध्यान से, आपने लिखा मूवी, लास्ट में आपने लिखा बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब देखो ध्यान से, यहां पर है आर, ये आर आया हुआ था इस यू के अनुसार। मूवी के अनुसार क्या आएगा? मूवी के अनुसार आएगा इज, क्योंकि मूवी तो सिंगुलर है। अगर यहां मूवीज होता तो फिर आर ही आ जाता, अगर मूवीज होता तो आर ही आ जाता। यहां पर यह है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको फिर 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। क्या आएगा? बीइंग और वॉच्ड। देखिए ये मैं मानता हूं कि आपको ये कंसेप्ट आ गया, नहीं आता तो आप पहली वीडियो देख के आइए, फिर आपको ये आएगा समझ। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, वाई आर, आर से ही क्यों, डू से बना लेते हैं, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहां पर रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 5 दोनों हैं, और क्वेश्चन को मुश्किल करने का सबसे आसान तरीका है आप 2-3 कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में डाल दो। बच्चा एक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में कहीं ना कहीं तो गलत कर ही देगा। तो आपको गलतियां नहीं करनी है, सीखना है। देखिए कैसे, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। इसमें देखो कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, वर्ब से पहले मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह आप यहां पर लिख देंगे इंग्लिश। आप यहां लिखेंगे बाय यू। वाई ऐसे कैसा? डू डज के लिए लगाते हैं इज आर एम, इंग्लिश के साथ क्या आएगा? इज, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब भी आपके मन में डाउट आ सकता है कि हमने इसको 2 पार्ट में क्यों नहीं बांटा। 2 पार्ट में इसको नहीं बांटना, क्यों नहीं बांटना? उसके लिए आप पार्ट 3 देखिए, पार्ट 2 या 3 में आपको मिल जाएगा ये कंसेप्ट, जहां डू डज डिड का लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। क्लियर है? इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे है तो ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे ही आएगा जो सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही लिखी जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से पहले ही लिखा जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? इसके साथ साथ मैं अभी आपको 2 पॉइंट और लिखवाने वाला हूं। आप उन 2 पॉइंट्स को भी नोट करेंगे। पहले एक बार इसको नोट कीजिए। देखिए क्या है वो 2 पॉइंट। वीडियो को जितनी बार आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे अगर आप 1 बार 2 बार में क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डाउट रहता है तो फिर मेरे से पूछिए। डाउट्स के लिए स्पेशल क्लासेज आपकी लगा दी जाएंगी, स्पेशल आपकी वीडियोस बना दी जाएंगी जो आपके डाउट होंगे। देखिए बड़े ध्यान से, मैं लिख रहा हूं नोट। इस नोट को आप लिखेंगे क्योंकि ये नोट आपके काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये काम आने वाला है। नंबर 1, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क तो सभी समझते होंगे ना ये, तो
हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। कुछ मेरे साथी, कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि भाई क्या अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, क्या के लिए नहीं लिखते। ये एक ट्रेंड है इंग्लिश में। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी रिटन बिफोर सब्जेक्ट। आप कहोगे क्यों सर? अरे हेल्पिंग वर्ब तब भी तो पहले लिखी जाती है जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो। देखिए मैं इस कंसेप्ट पे बात करता हूं, मैं यहां फिर आऊंगा दोबारा। आप पहले इस चीज को समझिए। मैंने लिखा आर यू रीडिंग बुक, क्या आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। फिर कहा जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, उनका जवाब यस और नो में होता है। ठीक है ये बात, लेकिन इस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं, ये गलत है। मुझे ठीक या गलत कहने का अधिकार तब है जब मैं उस बात को प्रूव कर सकता हूं। अभी मैं इस बात को प्रूव करूंगा। देखिए मैंने लिखा वाई आर यू रीडिंग बुक, तो यहां पर हिंदी बनेगी आप पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं। आप पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं। आप पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो बड़े ध्यान से, इस सेंटेंस में क्या क्या कहीं पे क्या आया हुआ है, क्या कहीं भी सेंटेंस में क्या है, फिर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है तो। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है, क्या के लिए नहीं। और कोई कहे भी तो समझाइए उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो नोट हम लिख रहे थे, नेक्स्ट नोट ये है कि अगर सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है तो वह सेंटेंस की शुरुआत में लिखा जाएगा, शुरुआत में लिखा जाएगा। अब एक आध ना समझ इस पे ये भी कमेंट कर सकता है कि नहीं सर बीच में भी आता है क्वेश्चन वर्ड। तो बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है और बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो वो कंजक्शन होता है। वो कंजक्शन में मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा। अभी आपने केवल इतना समझना है कि क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में है यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन वर्ड भी है तो वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में लिखा जाएगा। अब ये दो नोट लिखने के बाद हम आते हैं कंसेप्ट पे। यहां मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, हु amused you, या मैंने लिख दिया what made him happy। ये एक सेंटेंस लिख दिया। बड़े ध्यान से देखो, कई बार कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है। कंफ्यूजन शुरू होता है इस यू से। ये यू जो है ना, ये सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है, यानी यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। हम सोच बैठते हैं कि ये यहां पे सब्जेक्ट है,
जबकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि हिम के केस में तो यह बात हमें समझ आ गई होगी। आपको समझना क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड वर्ब से सीधा पहले लिखा हुआ है, या फिर यह कहें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड और खासकर हु और व्हाट, कई बार विच भी, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और क्वेश्चन वर्ड सीधा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और ऐसे क्वेश्चन वर्ड हु और व्हाट है, कई केसेस में विच भी होता है। इस बात को समझेंगे? दोबारा बोल रहा हूं, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, अभी इसमें देखिए, इसमें आपको ये क्या मिला, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आपको मिला वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तो चाहिए, तो ये क्वेश्चन वर्ड ही आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का, सॉरी, ये क्वेश्चन वर्ड ही क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। अब मैं इसको बदलना बताता हूं कि कैसे, और फिर आपको यह समझ आएगा कि हु को बाय हुम में क्यों बदला जाता है। वाई डू वी चेंज हु इनटू बाय हुम, एंड इट्स टू सिंपल टू चेंज इट, बट द मेन प्रॉब्लम दैट कम्स, वी डोंट नो why do we change who into by whom। रियली अगर आप इस कंसेप्ट पे जाएंगे, रियली अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो वास्तव में आज आपको एक डीप नॉलेज होने वाला है, आप डेप्थ में जाने वाले हैं टॉपिक की। देखिए क्या है वो, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हु और ऑब्जेक्ट क्या है यू। तो आप लिखेंगे स्टेप 1, पहला स्टेप, ये केवल आपको समझाने के लिए है, कुछ 10 20 50 सेंटेंसेज बनाने के बाद फिर आप बड़ी आसानी से स्टेप लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अदरवाइज गलत होने से बचने के लिए इसको लिख ले। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आइए, सब्जेक्ट की जगह आपने लिखा यू, सब्जेक्ट को लेके जाइए, ऑब्जेक्ट की जगह आपने लिखा बाय हुम। पता चल गया कि हु को बाय हुम में क्यों बदला जाता है, क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट होता है, हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और ऑब्जेक्ट बनाते समय उससे पहले लिखा जाता है बाय। कई सेंटेंसेज में टू हुम भी आता है, उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा कि कहां पर आता है, और भी अलग अलग प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। समझ में आया ना आपको इतना? अब देखिए, यह है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। क्या आया? वर एम्यूज्ड। इतना मेरे हिसाब से सभी को समझ आ गया होगा। यह है स्टेप 1। अभी लेकिन एक चीज होगा, यह बाय हुम सर लास्ट में लिखा हुआ है, यह तो सेंटेंस गलत है, अभी मैंने आंसर नहीं बताया, अभी मैं स्टेप 1 के बाद लिखता हूं आंसर। अब वो दो नोट आपकी मदद करेंगे। पहला नोट, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, देखो आपने जहां लिखा है उनको, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी। दूसरा नोट, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है तो वो शुरुआत में लिखा जाएगा। ये लिखा हुआ तो है यहां, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और लास्ट में एम्यूज्ड। बताइए आपको समझ आया नहीं आया? एंड इट वुड बी द राइट आंसर। ये राइट नहीं है, ये यहां तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। इट्स द प्रोसेस टू रीच हियर, एंड द प्रोसेस इज टू इजी इफ यू विल लर्न। अरे सीखोगे तो आसान है, मुश्किल नहीं है, सच में नहीं है। मुश्किल हमने बना दिया इसको, ये बोल बोल के कि अंग्रेजी तो हमें आनी ही नहीं। और केवल आप लोग नहीं बोलते, आप लोगों ने तो थोड़ा बोला है, पूरा देश बोलने लग गया कि हरियाणा के बच्चों को अंग्रेजी नहीं आएगी। बड़ा दुख होता है सुन के।
मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी को ठीक करने वाले, सीजीएल सीपीओ में टॉप करने वाले इंग्लिश में हरियाणा से मिलेंगे। साथ तो दें, बात तो माने। और केवल हरियाणा वाले नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वो बच्चे जिनको यह कहा जाता है कि अंग्रेजी इनकी कमजोरी है, आप सीखने वाले तो बने। हम सीखने की कोशिश नहीं करते। बड़ा कई बार सोच के मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई भी एक बाहरी टीचर किसी भी स्टेट से आके दिल्ली में बैठ गया और दिल्ली में बैठने के बाद नहीं नहीं नहीं, इस स्टेट के बच्चों की अंग्रेजी नहीं अच्छी हो सकती, इस स्टेट के बच्चों की अच्छी नहीं हो सकती, गांव के बच्चों की अच्छी नहीं हो सकती, किसानों के बच्चों की अच्छी नहीं हो सकती, मजदूरों के बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सीखिए, हर किसी बच्चे की अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। हर कोई बच्चा इस लैंग्वेज को सीख सकता है और सीखने के बाद फिर हरियाणवी बोलेंगे। कि कोई हमारे सामने ज्यादा दिखावा करने लग जाए, ये कहने लग जाए हमारे हरियाणा की, हमारे नॉर्थ इंडिया की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, पंजाब की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, अगर कोई बेइज्जती करने लग जाए कि इनको अंग्रेजी नहीं आती, फिर हम उसको बोल के दिखाएं, हम उसको बताएं कि क्या आपको ये कंसेप्ट पता है। तैयारी तो करें, कोशिश तो करें। सरस्वती एकेडमी साथ खड़ी है हर एक पॉइंट पे। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। देखिए ध्यान से, ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट एक आध सेंटेंस और बना के देखते हैं, आपको कंसेप्ट तब समझ आएगा। और नोट करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं एक आध सेंटेंस और लिखता हूं, एक आध और बनाते हैं, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। मैंने लिखा वट वट से नहीं, हु से ही बनाते हैं अभी। चलो वट से बना लेते हैं। वट मेड यू हैप्पी। फिर एक सेंटेंस हु से भी बनाते हैं। हु चीटेड या हु चीट्स यू, क्योंकि लगातार एक ही तरह से नहीं। ये लिख दिया भाई। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में वर्ब है मेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड नंबर पे, यानी इसके लिए बी नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये ही याद रखनी है। अब यहां पर सब्जेक्ट हुआ वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब के बाद। स्टेप लगाइए। स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप ये है कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, आपने यहां लिखा यू, यहां लिखा बाय वट। हैप्पी शब्द को ऐसे कैसा रख रही है अभी, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मेड है, मैंने इसको दो पार्ट में बदल दिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, वर और मेड। लेकिन सेंटेंस अभी ठीक नहीं हुआ है। आंसर अभी मैं लिख रहा हूं। आंसर देखिए, आंसर यहां मैंने लिखा सबसे पहले बाय वट। क्यों लिखा? क्योंकि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, उसके बाद हमने बाकी बचे हुए शब्द मेड हैप्पी। कितना आसान तो हो गया। कुछ कुछ समझ आया होगा। एक सेंटेंस और बना लेंगे तो और समझ आ जाएगा। यह है हमारा सब्जेक्ट, यह है हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने इसको चेंज किया। अच्छा, आपके मन में यह डाउट होगा कि सर वट का ऑब्जेक्ट बाय वट ही होगा, वट का ऑब्जेक्ट वट ही होगा, और हु का होता है हुम, इसलिए हु को बदलते हैं बाय हुम में और वट को बदलते हैं बाय वट में। क्लियर? मैंने लिखा यू, स्टेप है ये, अभी लिखी है कुछ दिन, जब आदत हो जाएगी उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू, लास्ट में आपने लिखा बाय हुम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो पार्ट में इसको बांटेंगे। यहां पर आ गया आर और यहां पर आ गया चीटेड। क्लियर? अब देखिए आंसर कैसे आएगा। बहुत सिंपल है।
ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखिए, बाय होम। पहले नंबरिंग कर ले, क्वेश्चन वर्ड नंबर 1 पे, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे, सब्जेक्ट नंबर 3 पे, बाकी जो बच गया वो नंबर 4 पे। बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 2 पे आपने लिखा आर यू चीटेड। बताइए आपको समझ आया नहीं है? और एक आध सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं 2-3 सेंटेंस से ज्यादा आपको कहीं करा ही नहीं रहा था किसी कंसेप्ट में, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें कई कई सेंटेंसेस बना के देखने पड़ेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, मैंने लिखा यहां पे हु इज चीटिंग यू, ये एक सेंटेंस लिख दिया। अब यहां पर देखिए, इस सेंटेंस में भी तो ये हु जो है ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? स्टेप, ठीक है। स्टेप में सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा यू, लास्ट में बाय होम, इज का हो जाएगा आर, क्योंकि यू के साथ तो क्या आता है? आर। उसके बाद इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो बीइंग और चीटेड। अब इसको फिर आंसर लिखने से पहले अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? ये है नंबर 1 बाय होम, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। सिंपल है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय होम, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आर यू, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बीइंग चीटेड। दोस्तों यहां तक अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई डाउट आता है तो आप लिख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि रेगुलर आप क्लासेस को अटेंड कीजिए, सभी क्लासेस को देखिए, पूरा देखिए, हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और जब तक ये लॉकडाउन तो नहीं है, जब तक ये बंदिशें रहें, जब तक एकेडमीज दोबारा से ओपन ना हो, तब तक अपने आप को इतना बूस्ट कर लीजिए कि जैसे ही कोई एग्जाम आए, क्योंकि जैसे ही ओपन होगा सब कुछ एग्जाम पक्का होगा, और नेगेटिव ना हो, जैसे ही ये दोबारा से चीजें नॉर्मल हो तो आपके हाथ में सरकारी नौकरी हो। केवल इस बारे में सोचिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।